हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है क्या लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, लैटिस एनर्जी मींस द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयोनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। समझे बच्चों कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस से 1 मोल आयनिक कंपाउंड अपनी सॉलिड स्टेट में बनता है तो जितनी एनर्जी रिलीज्ड होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। और यही मैंने डेफिनेशन दिया है कि द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, इन द सॉलिड स्टेट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन। समझे बच्चों, 1 मोल आयनिक ठोस जब अपने घटक गैसीय आयनों से बनता है तो उत्पन्न ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा। मतलब हम इस तरह से कहें कि ये है गैसियस कैटाइन जिसका चार्ज है N+, ये है गैसियस एनाइन जिसका चार्ज है N-, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ और ये बना आयनिक कंपाउंड 1 मोल MX सॉलिड। और जो भी एनर्जी रिलीज हुई इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, यही क्या है, लैटिस एनर्जी। इस तरह से जैसे NaCl से कि Na गैसियस स्टेट में है प्लस Cl- गैसियस स्टेट में है, 1 मोल NaCl बना, ये सॉलिड स्टेट में। तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, 758.7 किलोजूल पर मोल। तो ये NaCl की क्या हो गई, लैटिस एनर्जी। ठीक इसी तरह से ये KCl की लैटिस एनर्जी लिखी है -719.0, माइनस का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। ये है CaCl2 की लैटिस एनर्जी जो -2870 किलोजूल पर मोल है। तो इस तरह से बच्चों आप समझ गए होंगे कि किसी भी आयनिक यौगिक का 1 मोल ठोस अवस्था में अपने घटक गैसीय आयनों से बनता है तो जो ऊर्जा निकल रही है, आप देख रहे हैं, यही क्या है, जालक ऊर्जा। तो आप इसे नोट करें। अब देखो, अब हम जाते हैं लैटिस एनर्जी का एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा का प्रदर्शन। एक्चुअली बॉर्नलैंड के अनुसार जो लैटिस एनर्जी है ना, वो 1 मोल आयनिक सॉलिड जो होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन की एनर्जी, और जब ये आयंस एक दूसरे से क्या हैं, अट्रैक्टेड होकर बॉन्डेड हो जाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में जो रिपल्सन होता है उसकी एनर्जी इनके सम के बराबर होती है। और यही मैंने लिखा है कि लैटिस एनर्जी इक्वल्स टू द सम ऑफ एनर्जीज। हम ऐसा लिखें, हालांकि ये पोटेंशियल एनर्जीज है, मतलब सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, मतलब कैटाइंस और एनाइंस, एंड एनर्जी ऑफ रिपल्शन of electronic cloud of cation and anions of 1 mole of crystal solid, cations and anions of 1 mole of crystal solid। समझे ना बच्चों कि आयनिक क्रिस्टल का 1 मोल लिया गया है तो उन 1 मोल जो क्रिस्टल है उनमें जो आयंस हैं, कैटाइंस और एनाइंस, उनके बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है उसकी कितनी एनर्जी है, और जब कैटाइंस और एनाइंस जो बॉन्डेड है उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में क्या रिपल्सन लगता है उसकी क्या एनर्जी है, उनका सम ले लिया जाए तो वही क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी। तो समझे बच्चों कि 1 मोल आयनिक ठोस में कैटाइन और एनाइन के आकर्षण के कारण जितनी ऊर्जा होती है, या जो भी ऊर्जा रिपल्सन के, वो अट्रैक्शन के कारण रिलीज हो रही है, और जितनी एनर्जी वो कैटाइंस और एनाइंस जब जुड़े हुए हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन में जो लग रही है, इसी का सम ही क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा। इसी का जोड़ है जालक ऊर्जा। तो मैंने ये दोनों एनर्जी इस तरह से लिखी है, हमें ये इक्वेशंस याद रखने हैं। अट्रैक्शन के कारण जो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसके कारण जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो वो है कैटाइन का चार्ज इंटू एनाइन का चार्ज इंटू
ठीक है, एवोगाड्रो नंबर और इनटू ए एक कांस्टेंट है जिसे मेंडुलम कांस्टेंट कहते हैं अपॉन आर। यहाँ Z प्लस Z माइनस मतलब चार्ज ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस है, n और जो n है वो एवोगाड्रो नंबर, r है ये है इंटर आयनिक डिस्टेंस मतलब आयंस के बीच का डिस्टेंस, a है मॉडुलिंग कांस्टेंट और जो E है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो है अट्रैक्शन की एनर्जी और ये है रिपल्सन की एनर्जी। जब आइंस एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है तो उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में सेम चार्ज होगा तो उनमें क्या रिपल्सन लगता है वो है BE का स्क्वायर अपॉन r की पावर n। यहाँ B भी एक रिपल्सन कांस्टेंट है और n है बोर्न एक्सपोनेंट। ये दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे और यही हमारी लैटिस एनर्जी है। तो पहले आप इतना लिखें। अब देखो, अभी मैंने आपको दो एनर्जी चेंज बताया, तो इस तरह से लैटिस एनर्जी ये दोनों एनर्जीज का क्या है सम। और कौन सी एनर्जी आपने देखी, एक तो E जो है अट्रैक्शन के कारण, ठीक है, और प्लस E जो है वो क्या थी, रिपल्सन। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन बना इसे बोलते हैं बॉर्न-लैंड इक्वेशन। ये इक्वेशन सीधा दिखा रहा है कि जो लैटिस एनर्जी है ना वो आयनों के जो चार्ज हैं, आयंस के कैटाइन और एनाइंस के जो चार्ज है उनकी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रही है और जो आयंस की इंटर आयनिक डिस्टेंस है उसके क्या दिख रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए ना। तो यहाँ ये क्वेश्चन है। अब आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है। तो देखो, एक तो होता है चार्ज ऑफ आयंस, आयनों का आवेश। तो आप इस इक्वेशन से भी देखें, और चूंकि लैटिस एनर्जी आयनिक अट्रैक्शन के अगेंस्ट लगने वाली एनर्जी है। समझ गए ना। जो आयंस हैं उनको अट्रैक्शन है, उनको ब्रेक करना है, तो जितनी एनर्जी लगेगी उसे भी हम लैटिस एनर्जी बोलेंगे। मतलब एक मोल आयनिक सॉलिड लिया जाए और उसे टोटल गैसियस आयंस में ब्रेक कर दिया जाए तो जो एनर्जी लगेगी वो भी लैटिस एनर्जी है। तो इसका मतलब है आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। आयनिक अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा, जब आयंस के बीच में चार्ज ज्यादा हो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो लैटिस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस। मतलब ये है लैटिस एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो लैटिस जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनों का आवेश, धनायन और जो ऋणायन है उनके आवेश के। इस तरह से चार्ज बढ़ेगा आयंस का तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे NaCl MgCl to AlCl, अगर आप यहाँ देखें +1 +2 और यहाँ क्या है +3। यहाँ पर अगर हम आयन का प्लस चार्ज कांस्टेंट रखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं एनाइन का चार्ज बढ़ रहा है तो भी लैटिस एनर्जी इस तरह से बढ़ेगी। दोनों के चार्ज बढ़ने, मान लो जैसे कि NaF, ठीक है, MgO और AlN ले लें कि ये है प्लस माइनस, ये है +2 -2, ये है +3 -3, तो भी इस तरह से लैटिस एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पहला आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा आयंस का उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी एनर्जी होगी, लैटिस एनर्जी। तो पहला आपको इस तरह से ऑर्डर याद रखना है चार्ज ऑफ आयंस के बेस पर। तो यहां तक मैंने लिख दिया, आप इसे नोट करें। अब देखो, अभी आपने बॉर्न-लैंड इक्वेशन में देखा कि जो लैटिस एनर्जी है वो इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है, इंटर आयनिक डिस्टेंस या आयन जो है कैटाइन और एनाइंस की उनकी डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से, और ये जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है वो दोनों की रेडियस का क्या होगी, सम होगी कैटाइंस और एनाइन की रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैटिस एनर्जी चाहे कैटाइन की साइज इंक्रीज हो और चाहे एनाइन की साइज इंक्रीज हो, लैटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब चाहे कैटाइन का आकार बढ़े बच्चों और चाहे एनाइन का आकार बढ़े, कोई भी आकार बढ़ता है लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी। देखो कैसे, जैसे हम यहाँ पर कैटाइन की साइज को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, साइज ऑफ कैटाइन चेंज हो रही है, तो जितना बड़ा कैटाइन हो जाएगा उतनी ही कम क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी, लैटिस एनर्जी। इसका मतलब है कि लिथियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इस ऑर्डर में। ठीक इसी तरह से यहाँ पर हमने एनाइन की साइज बढ़ाई है तो भी लैटिस एनर्जी जैसे जैसे एनाइन बढ़ता जा रहा है डिक्रीज हो रही है।
ठीक इसी तरह से यहाँ कैटाइन और एनाइन दोनों की साइज बढ़ाई जाए तो भी लैटिस एनर्जी क्या है, डिक्रीज हो रही है। तो ये जो ऑर्डर दिख रहा है आपको, ये क्या है, लैटिस एनर्जी का, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो समझ गए ना, आपकी कैटाइन हो या एनाइन हो, किसी की भी साइज को चेंज किया जाए, इंक्रीज किया जाए तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी। ये विशेष ध्यान रखना है। ये ऑर्डर्स जो है पूछे जाते हैं आपसे, तो ये आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, कई बार आपको कैटाइन और एनाइन की साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिया हो, तो ध्यान रखना है आपको ये बात कि यदि कैटाइन की साइज एनाइन की साइज से बहुत बड़ी हो, जैसे कि सीजियम आयन है, ठीक है, सीजियम आयन को अगर हम देखें कि हैलाइड के रिस्पेक्ट में काफ़ी बड़ी साइज का होता है, तो इस तरह से जो है लैटिस एनर्जी फिर किस पे डिपेंड करती है, कैटाइन की साइज पर। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में R प्लस प्लस R माइनस के रिस्पेक्ट में हम केवल क्या लिखेंगे, R प्लस। ये काफी छोटा हो जाएगा, मतलब R प्लस जब जो है R माइनस के, तब हम इसे कितना लिख सकते हैं, ऐसे। तो लैटिस एनर्जी कैटाइन पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब है कि एनाइन की साइज अगर बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी इस तरह से डिक्रीज होती रहेगी। और ये पहले भी अभी आपने देख लिया। और अगर एनाइन की साइज काफी बड़ी हो कैटाइन के रिस्पेक्ट में, जैसे कि लिथियम आयन की अपेक्षा अगर हम कहें कि आयोडाइड आयन है, या हम यहाँ पर सीजियम आयन, यहाँ फ्लोराइड आयन को अगर हम इस तरह से देख लें, जैसे सीजियम आयन फ्लोराइड के आयन में बहुत बड़ा रिस्पेक्ट में साइज में, ठीक इसे लिथियम के रिस्पेक्ट में आयोडाइड काफी बड़ा है, तो ऐसे में जो लैटिस एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, फिर एनाइन की साइज पर। मतलब यहाँ पर ऐसा क्यों लिख दिया, R प्लस, ठीक है, और प्लस R माइनस, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, R माइनस। और इस तरह से वो किस पे डिपेंड करती है, R माइनस पर। जैसे कि ये देख रहे हैं आप आयोडाइड के रिस्पेक्ट में, आयोडाइड कांस्टेंट है, कैटाइन की साइज बढ़ रही है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी सॉल्युबिलिटी के डिटर्मिनेशन में, कि आयनिक कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटीज हैं वो किस तरह से इफेक्टेड होती हैं लैटिस एनर्जी से, उनमें यहाँ इनकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो यहाँ तक बात समझ में आगे होगी, आप इसे नोट करें। अब देखो, अब हम आ जाते हैं लैटिस एनर्जी का डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। समझिए बच्चों, जालक ऊर्जा का निर्धारण, और इसके लिए यूज होता है बॉर्न हैबर साइकिल। देखो बॉर्न हैबर साइकिल जो है ये हेस लॉ ऑफ हीट समेशन, इस पर बेस्ड है। समझे बच्चों, ऊष्मा संकलन का जो हेस नियम है उस पर बेस्ड। इसने ये कहा है कि एक मोल आयनिक कंपाउंड को चाहे एक ही स्टेप में बना लो या मोर देन वन स्टेप्स में बनाओ, एनर्जी चेंज बराबर होगा। मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया चाहे एक पद में हो, एक ही रासायनिक अभिक्रिया, और चाहे एक से ज्यादा पदों में हो, उनमें होने वाला ऊर्जा परिवर्तन बराबर होगा। मतलब है कि एक कंप्लीट रिएक्शन में होने वाला टोटल एनर्जी चेंज जितने भी स्टेप्स हुए हैं रिएक्शंस के, उन समस्त स्टेप्स की एनर्जी चेंज के सम के बराबर होगा। तो यही मैंने लिखा है कि बेस्ड ऑन हेसिस लॉ ऑफ हीट समेशन, ऊष्मा संकलन के नियम पर आधारित है। इसमें क्या कहा गया है कि वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेप, फॉर्म्ड इन वन स्टेप, ठीक है, और मोर देन वन स्टेप्स। समझ गए बच्चों, एनर्जी चेंज विल बी सेम। मतलब है कि आयनिक यौगिक का एक मोल एक ही पद में बने यानी एक पद में ऊर्जा परिवर्तन बराबर होगा। देखो कैसे, मान लिया जाए कि ये है Na सॉलिड स्टेट में, आपने इसे गैस में चेंज किया, डेल्टा H1 सब्लिमेशन एनर्जी, मतलब है ऊर्ध्वपातन एनर्जी। फिर इसका आयोनाइजेशन हुआ, सोडियम का Na+ में चेंज हुआ, इसका एनर्जी चेंज है आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर। Cl2 भी लगेगा, मतलब Cl लगेगा NaCl के फॉर्मेशन में, तो उसकी डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब Cl2 की डिसोसिएशन एनर्जी 1/2 D2 में क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ हमारे पास आधा मोल Cl2 लग रहा है, क्योंकि Cl2 के 1 मोल की होगी D2 या D, बस केवल हम इतना लें। Cl में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर होगा। अब जो कैटाइन और एनाइंस बने गैसियस स्टेट में, हम जानते हैं कि जब ये कॉम्बिनेशन करके आयनिक सॉलिड बना है एक मोल, अब यहाँ जो एनर्जी चेंज हुआ वो कितना हो गया, लैटिस एनर्जी के बराबर। तो इस तरह से अगर ये सारे स्टेप्स जोड़ दिए जाएं तो बनेगा Na सॉलिड प्लस 1/2
Cl2 गैस इक्वल टू यानी सॉलिड डेल्टा HF। तो ये जो डेल्टा HF है ये एक ही स्टेप में बनने वाला एनर्जी चेंज है, NaCl का एक ही स्टेप में बनने में होने वाला एनर्जी चेंज है, या सारी एनर्जीज का सम है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा HF इक्वल टू 1 2 3 4 5 H के फॉर्म में मैंने लिया है, मतलब H1 Se H2 IE H3 D, ठीक है, H4 जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ये है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें ये एनर्जी सब पता हो तो हम U निकाल सकते हैं, अगर हमें ये सब पता हो ये नहीं कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इनमें से कोई एक छोड़कर बाकी एनर्जीज अगर हमें पता है तो हम उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं, और यही वॉन हैबर साइकिल का इंपॉर्टेंस है। इससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैलकुलेट की जा सकती है, डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है, आयोनाइजेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, किसी का भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। यहाँ पर ऐसी है सब्लिमेशन एनर्जी मतलब ऊर्ध्वपातन ऊर्जा बच्चों, IE मतलब आयनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा है, D मतलब डिसोसिएशन एनर्जी वियोजन ऊर्जा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, और जो U है वो तो लैटिस एनर्जी है। पहले आप इसे लिखें, मैं इनकी वैल्यूज दे रहा हूँ, इसके बेस पर आप कैलकुलेशन करोगे, तो ये नोट कर। अब देखो बच्चों, आपको जो क्वेश्चन दे रखा होगा आप उसमें अच्छी तरह से देखना है आपको कि किसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी या हमें लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करना है। जैसे NaCl के लिए सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और डेल्टा HF ये है टोटल फॉर्मेशन एंथैल्पी। इसको हम क्या बोलते हैं, ये है फॉर्मेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ NaCl, ठीक है बच्चों, NaCl की संभवन ऊष्मा। अब आपको कैलकुलेट करना है लैटिस एनर्जी, तो देखो यही फॉर्मूला लगा दोगे कि डेल्टा HF सम एनर्जीज का सम है, तो ये वैल्यू आपने दे रखी है, सारी वैल्यू पुट अप करें, D जो भी दी है उसको डिवाइड करें 2 से, और माइनस ये है और U, तो U कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। ध्यान रखना है आपको कि कहाँ कितने मोल्स एटम्स यूज हो रहे हैं, उसी हिसाब से एनर्जीज में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ तक बात समझ गए होगे, आप इसे नोट कर लें। देखो मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, ठीक है, जिसमें आपको किस तरह से CCl2 की मान लो आपको लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और आप इसके लिए एक साइकिल बना लें, आप इजी वही समझ जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर ये है Ca, यहाँ पर समझा देता हूँ Ca सॉलिड, यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया होगा, तो Ca सॉलिड, ठीक है बच्चों, और प्लस Cl2 गैस, CaCl2 सॉलिड, ठीक है। यहाँ पर जो भी एनर्जी चेंज है आप इसे डेल्टा HF के फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर Ca गैस सब्लिमेशन हुआ होगा, फिर यहाँ पर आयोनाइजेशन हुआ है तो Ca+2 गैस ये बन गया, ठीक। यहाँ से D हो गया तो 2Cl लेंगे, फिर यहाँ पर 2Cl माइनस इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो यहाँ पर EgH ये है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 मोल Cl, तो अभी तुम्हें यहाँ बता दूं तो ये हो जाएगा × 2, ये बन गया Cl गैस। अब इनके सम से बना है ये, तो ये क्या है U। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो डेल्टा HF होगा वो होगा Se प्लस, ठीक है, यहाँ पर IE, ध्यान रखें कि जो IE है वो IE1 प्लस IE2, अगर दोनों अलग अलग दे रखे होते फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड तो जोड़ें, डायरेक्ट दे रखी है तो डायरेक्ट करते हैं, मतलब प्रथम आयनिक ऊर्जा द्वितीय आयनिक ऊर्जा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है निकल रहे हैं, प्लस। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ D पूरा रखा जाएगा, क्योंकि बच्चों क्योंकि पूरा Cl2 मॉलिक्यूल इसमें लग रहा है, जबकि यहाँ पर एक Cl लगा था, इसीलिए मैंने हाफ कर दी थी डिसोसिएशन एनर्जी, प्लस यहाँ पर आपको क्या करना होगा 2, ठीक है, डेल्टा EgH। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर जो है मोल एटम की होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल एटम्स का यूज हो रहा है, ठीक है, जिसका हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस फिर क्या करोगे आप U। इस तरह से ये वैल्यूज आपको दे रखी होंगी क्वेश्चंस में, ठीक है, क्वेश्चन में, तो आप इनको पुट अप करना है, तो पहले आप इसे नोट कर लें, ओके। अब देखो मैंने आपको ये डाटा दे दिए, इस तरह से सब्लिमेशन एनर्जी कैल्शियम की, आयोनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम की, डिसोसिएशन क्लोरीन की,
इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी क्लोरीन के लिए है, डेल्टा एचएफ दे रखा है, यू कैलकुलेट करना है, ये आएगा -2870, ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो आप इसे कैलकुलेट कर लें। तो आप समझ गए होंगे कि लैटिस एनर्जी का डिटर्मिनेशन किस तरह से करते हैं। तो एक ही स्टेप में कितना एनर्जी चेंज हुआ, सारे स्टेप्स में कितना हुआ, तो इस तरह से टोटल एनर्जी चेंज को सारे स्टेप्स की एनर्जी चेंज से जोड़ दो, हेस लॉ ऑफ हीट समेशन, इसके बेस पर आप यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो बहुत ही ईजी है। तो आप समझ गए होंगे कंप्लीट लैटिस एनर्जी के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार, बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।